रेम्यूनरेशन बेस्ड ऑन पीस वर्क इज नॉट सूटेबल व्हेन पीस वर्क मतलब जब आप एक पर यूनिट के बेसिस पे पेमेंट करो, जितनी यूनिट वो बनाएंगे उतनी यूनिट के बेसिस पे आप पेमेंट करोगे. द अमाउंट ऑफ आउटपुट कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड. द नेचर ऑफ वर्क इज रिपीटेटिव. द क्वांटिटी ऑफ वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी. अब क्या कह रहा है, ये सूटेबल कब नहीं होगा, जब अमाउंट ऑफ एन आउटपुट कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड. जब आप आउटपुट को कितना अमाउंट ऑफ आउटपुट आपको चाहिए, अगर आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, तो उस केस में पीस वर्क आपका सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि आप जब आउटपुट कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो तो आप किस बेसिस पे पेमेंट करोगे. द नेचर वर्क इज रिपीटेटिव. द क्वालिटी ऑफ वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी. इन केसेस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीस के हिसाब से आप पेमेंट करो, जितना पीस आपने बनाया उतने पीस के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे. बट अगर आपको आउटपुट पता ही नहीं तो आप पीस का पेमेंट कैसे करोगे. ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, 1 ओनली. नेक्स्ट, the distinction between direct and indirect labor helps to measure efficiency of performance, determine product cost more accurately, ensure better cost analysis for decision and control. हाँ, हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि हमारा डायरेक्ट खर्चा कितना और इनडायरेक्ट खर्चा कितना है. उसी के बेसिस पे अगर आप देखो तो हमारी पूरी कॉस्ट शीट बनी हुई है एंड ये लिखा है कि मेजर एफिशिएंसी ऑफ वर्क. आपने कितना, किसने कितना कैसा परफॉर्म किया है, वो आप डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो. डिटरमाइन प्रोडक्ट कॉस्ट मोर एक्यूरेटली. आपके प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आ रही है, एक्चुअल कितनी कॉस्ट आ रही है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. एंड ये कॉस्ट एनालिसिस में भी हेल्प करती है. तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, विच वुड बी एन इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर अ फर्म. The cost of worker wages and salaries for the firm, paid for leasing a building for the firm, paid for production supplies for the firm, or wages foregone by the owner of the firm. हम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो नो डाउट हम कहीं जॉब तो नहीं कर सकते, है ना. अगर हम कहीं जॉब करते तो हमें वेजेस या सैलरी मिलती. तो यहाँ जो वेजेस और सैलरी हमें नहीं मिल रही है, यही तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है ना. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम लोग बुक्स में नहीं दिखाते. The difference between gate time and time booked for jobs in respect of a worker in due to the following reason: except change over time, illness, waiting for material instruction, etc., breakdown of machine. Question में क्या कह रहा है कि gate time and time booked for job in respect of a worker is due to the following reason: except change over time, waiting for material instruction, breakdown of machine. इन सब की वजह से तो होता है, बट illness की वजह से होता है नहीं. illness को हम यहाँ काउंट नहीं करते. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, illness. Next, the period of time for which a workstation is available for production but is not utilized due to shortage of tooling, material, operator, etc. इस process को हम क्या कहते हैं? डाउन टाइम, ऑपरेशन टाइम, आइडल टाइम, सेटअप टाइम. इसको हम कहते हैं ऑपरेशन टाइम. ठीक है. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी आर मटेरियल कंजर्वेशन, टाइम सेविंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, ऑल ऑफ द अबव. वर्क स्टडी का बेसिकली मतलब ये जो वर्क स्टडी है, जहां पे हम ये देखते हैं कि किसने कितना काम किया, कैसे किया है, तो नो डाउट ये टाइम सेविंग में भी हमें हेल्प करता है, कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी हेल्प करता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट, time study serves the following purposes except standardizing jobs, assessing labor time, fixation of factory overhead rate, fixation of wages rate. जब भी हम बात कर रहे हैं टाइम स्टडी की, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड रेट को फिक्स करने में कभी भी हमें हेल्प नहीं करता है. करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, द मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इंक्लूड ग्रेडिंग, रैंकिंग, पॉइंट वैल्यू. ये सारे मेथड्स हैं. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, merit rating helps the following except determining right worker for the right job work, de-linking rewards with merits, simplifying wage structure, improving labor relation. मेरिट रेटिंग में अगर देखा जाए, मेरिट रेटिंग मतलब जो रैंक के बेसिस पे रेटिंग होती है, सब में हेल्प करेगा. बट डी लिंकिंग रिवॉर्ड्स विथ मेरिट्स मतलब जो मेरिट्स हैं उसके साथ कौन से रिवॉर्ड होने चाहिए, कौन से रिवॉर्ड नहीं होने चाहिए, इससे रिलेटेड वो कोई हेल्प नहीं करेगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा पी. नेक्स्ट, the factors to be taken into consideration in formulating incentive schemes include quantitative and quality of output, incidence of overhead and effect over workers, simplicity and legal provisions, all of the above. अगर फैक्टर्स देखें, इंसेंटिव स्कीम मतलब जहां पे आप बोनस की बात करते हो, तो क्वांटिटी और क्वालिटी को भी कंसिडर करते हैं, ओवरहेड को भी कंसिडर करते हैं, सिंप्लिसिटी को भी कंसिडर करते हैं. करेक्ट आंसर होगा डी. सबको कंसिडर करने के बाद ही हम बोनस प्लान बनाते हैं, जैसे हेल्सी एंड रोवन. ठीक है. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, contribution margin contributes to meet which one of the following: वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ओवर ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेट प्रॉफिट. जब भी हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करते हैं तो वो हम कंसिडर करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के साथ. कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है. तो ये किसको कंसिडर करेगा, फिक्स कॉस्ट को. फेवरेबल कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ पीस रेट इंक्लूड्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स,
लॉन्ग अनइंटरप्टेड रन ऑफ प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन, हाई प्रोपोर्शन ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। अगर पीस रेट के हिसाब से पेमेंट हो रहा है तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा आपको पेमेंट मिलेगा। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, if time allowed for a job is 10 hours, time taken for the job is 8 hours and the rate of pay is ₹2 per hour, क्या हम बोनस का कैलकुलेशन कर सकते हैं? अब यहाँ देखो, आप हेल्से प्लान भी अप्लाई कर सकते हो, रोवन प्लान भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। यहाँ देखो आपने एक्चुअल कितने घंटे काम किया है, 8 घंटा काम किया है और 1 घंटे का आपको ₹2 मिल रहा है, ठीक है। प्लस आपकी जो वर्क थी उसमें आपको 10 घंटे अलाउ किया गया था, पर वो काम आपने 8 घंटे में कर दिया, तो आपकी वजह से जो 2 घंटा सेव हुआ है उसका भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। कितना मिलेगा? 50%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 2, दैट इज 18। हमसे क्वेश्चन में ये टोटल अमाउंट नहीं पूछा था, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा था बेटा? बोनस पूछा था। तो बोनस देखो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 50%, दैट इज ₹2 हमारा बोनस आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। Next, group bonus schemes are generally suitable where output depends on individual efforts, output of individual workers can be measured easily, it is necessary to create a collective interest in the work। हाँ, अगर आप चाहते हो कि सारे जितने भी वर्कर्स हैं वो मिल करके काम करें, साथ में काम करें, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई बोनस स्कीम देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, in a profit sharing scheme the available surplus is shared by the following except government, shareholder, employees, firm। शेयर होल्डर करते हैं, एम्प्लॉइज करेंगे, फर्म नो डाउट प्रॉफिट शेयर करेगी, पर क्या गवर्नमेंट शेयर करेगी? नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट हेल्दी एंड सेफ्टी, हाउसिंग फैसिलिटीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डियरनेस अलाउंस। क्या कह रहा है? नॉन मॉनेटरी, बट डियरनेस अलाउंस की बात करें तो ये मॉनेटरी है, बाकी नॉन मॉनेटरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, the purposes served by preparation of payroll or wage sheet include spreading the volume of work to be done, computation of labor rate, comparing actual wages with budgeted wages, all of the above। ये सभी करेक्ट है, क्योंकि वेज शीट से आप क्या करते हो, कंपैरिजन भी कर लेते हो, लेबर रेट का कैलकुलेशन भी कर लेते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, the authorized heads of deduction from wages payable include the following except car allowance, income tax, provident fund, employees state assurance। अब देखो लास्ट के 3 तो डिडक्शन अवेलेबल है, बट क्या कार अलाउंस अवेलेबल है? नहीं। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, वेजेस एनालिसिस इंक्लूड ग्रॉस वेजेस पर प्रोडक्ट, ग्रॉस वेजेस पर ऑपरेशन, ग्रॉस वेजेस पर लेबर, एनालिसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्रॉस वेजेस। जब भी हम वेजेस एनालिसिस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर एक प्रोडक्ट पे हमारा कितना ग्रॉस वेज आया। करेक्ट आंसर होगा ए। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इन अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर चार्ज टू प्राइम कॉस्ट, direct labor cost and indirect labor cost are charged to overhead, direct labor cost is charged to prime cost and indirect labor cost is charged to overhead। yes, अगर हम यहाँ पे देखो इन अकाउंटिंग बोला है ना, ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि जो डायरेक्ट लेबर आ रहे हैं उसको तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बांधते हैं और इनडायरेक्ट को फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बांधते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। क्लियर? अब देखो ये ओवरऑल अगेन 50 एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग। ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और ऐप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो वहां से हमारा ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर आज का क्लास यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।